हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि टैट के एग्जाम में पीवाई क्यू का पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2012 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आर्ट्स के लिए। तो ये एचपी टैट का जो 2012 में आया हुआ टैट का पेपर है, इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपी टैट में बार बार से रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि आपने पीवाईक्यू को एकदम से रट के जाना है, यानी कि पढ़ के जाना है, तो आपका एचपी टैट जो है वो जरूर से क्वालिफाई होगा। तो हम आज का वीडियो जो है वो सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, जो है जनरल अवेयरनेस। तो ये सेक्शन जो है वो 61 से स्टार्ट होके 90 नंबर पे खत्म होता है। उसके आगे आने वाले वीडियो में मैं सेक्शन 4 जो सोशल स्टडीज का है वो भी आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 क्वेश्चन जो है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि ये सॉल्व्ड पेपर है, तो इसके जो उत्तर हैं वो भी साथ साथ में दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को रीड करती जाऊंगी और आपको थोड़ा बहुत बताती भी जाऊंगी इन क्वेश्चन के बारे में। तो 61 क्वेश्चन ये है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन का स्रोत, इस यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है: आयरन, यूरेनियम, कार्बन या कैल्शियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है यूरेनियम, वो ऑप्शन ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन का जो काम करता है वो यूरेनियम करता है। नंबर 62 क्वेश्चन ये है कि तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह नदी कौन सी है? मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में भारतीय सीमा में कहां से प्रवेश करती है? सिपकी से। और उसका आरंभ, यानी कि उसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? वो तिब्बत के मानसरोवर से है। तो ऐसी नदी कौन सी है? तो ये उत्तर होगा सतलुज। जो सतलुज सतलुज नदी है वो शिपकी में भारत में प्रवेश करती है, वैसे उसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर में है। तो 63 क्वेश्चन ये है कि सन 1009 में कांगड़ा जिले को किसने लूटा था और किसने अपने अधिकार में ले लिया था? ये फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं मानती हूं कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा और आपको पता होगा कि 1009 में कांगड़ा जिला को जो लूटा था वो महमूद गजनी ने लूटा था और उसने अपने अधिकार में कांगड़ा को ले लिया था। 64 क्वेश्चन, पहाड़ी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपने बताना है कि पहाड़ी गांधी की उपाधि किसे दी गई थी या पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी टैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार से टैट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टैट के जितने भी एग्जाम होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर से पूछा गया होता है। तो इसका ऑप्शन ठीक जो है वो सही वाला आंसर जो है वो बाबा कांसीराम है। 65 क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए को किसने खोजा था? तो डीएनए की खोज जो की थी वो 2 लोगों ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर डी, जे वॉटसन और एफ क्रीक। ये जो 2 लोग थे, इन्होंने मिलकर डीएनए की खोज की थी। नंबर 66 क्वेश्चन ये है कि राबी का वैदिक नाम क्या है? फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि आप सभी नदियों को, अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ना होगा नदियों के बारे में, तो आप कम से कम उनकी लंबाई, चौड़ाई या उनके जो वैदिक नाम है, उनके जो संस्कृत नाम है, कम से कम उनको टैट के एग्जाम में देने जा रहे हो। तो टैट के एग्जाम में इन सभी को जरूर से नदियों के बारे में पढ़ के जाना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, कौन सी नदी जो है वो हिमाचल में कितने किलोमीटर तक बहती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो 66 क्वेश्चन का जो राबी नदी का वैदिक नाम जो है वो है पुरुषनी। यानी कि आपको यहाँ पे बेशक पुरुषी पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन ये पुरुषनी लिखा है। तो राबी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। नंबर 67 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की का नाम किसने रखा था? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार से टैट में पूछा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो मेरा मानना तो ये है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इन सभी को पढ़ के ही जाना है। जो चंबा शहर के जो राजा थे, उनका नाम था
जिन्होंने अपनी पुत्री यानी कि चंपावती के नाम पर यहाँ का नामकरण किया था चंबा शहर का, वो थे शाहिल वर्मन। शाहिल वर्मन जो थे उनके 10 पुत्र थे और एक ही पुत्री थी, वो उसका नाम था चंपावती, जिसके नाम पर इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि चंबा शहर और चंबा रियासत में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चंबा शहर का जो नामकरण है वो शाहिल बर्मन ने किया है, और जो चंबा रियासत का नामकरण, रियासत का जो संस्थापक था वो था मेरू वर्मन। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो H1N1 फ्लू होने के कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है वो विषाणु, ऑप्शन ए ठीक आंसर रहेगा। नंबर 69 की अगर हम बात करें तो ट्रेडमिल टेस्ट TMT के उपचार के लिए क्या किया जाता है? मतलब कि ये जो आपको TMT बताया हुआ है, इसके अगर हम उपचार की बात करें तो ये किससे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ठीक जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। अगर आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है हृदय। हृदय मतलब कि हार्ट की बात करें तो TMT के उपचार के लिए हार्ट के लिए उपयोग किया जाता है उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन ये है कि ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? अपक्षय मतलब कि ओजोन का जो क्षरण होता है, मतलब ओजोन जो खत्म हो रही है, उसका कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण आपने बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है इसका अपक्षय का सबसे प्रमुख कारण है। नंबर 71 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? मतलब कि यहाँ पे 4 देशों के नाम दे रखे हैं, तो विश्व में आपने वर्ल्ड वाइड बताना है कि जो चाय है वो जो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मतलब कि श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक माना जाता है। 72 क्वेश्चन की बात करें तो एक उल्का है, मतलब कि आपने बताना है एक उल्का क्या है। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक उल्का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है। उल्का जो है वो ये ऑप्शन के साथ मैच होता है कि एक पदार्थ है का टुकड़ा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें तो जीवाश्म अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेलियोंटोलॉजी, यानी कि ये ऑप्शन इनमें से सबसे ठीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेलियोंटोलॉजी। नंबर 74 क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि ये क्वेश्चन ये है कि पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन नंबर बी GATT। तो इसको हम GATT के नाम से जानते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम विश्व व्यापार संगठन को पहले हम GATT के नाम से जानते थे। 75 क्वेश्चन है, हाल ही में भाई चुंग भुटिया खबरों में थे, वे कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये आप देख सकते हो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये उस समय भाई चुंग भुटिया जो थे वो खबरों में रहे होंगे, तो उनके बारे में आपसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन है फुटबॉल। ये जो भाई चुंग भुटिया जो थे वो फुटबॉल के प्लेयर थे। 76 की बात करें तो 76 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा का संकेत रुपए, जो आप हम लिखते हैं ना, रू लिख देते हैं और आगे हम फुल स्टॉप से लगा देते हैं, तो उसका परिरूप किसने दिया था? मतलब कि किसने जो ये है कि मुद्रा को रुपए जो लिखना शुरू किया था, वो किसने बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है नंबर ए, D उदय कुमार द्वारा। मतलब कि आपने याद रखना है कि भारतीय मुद्रा का जो रुपए हम लिखते हैं वो D उदय कुमार द्वारा बनाया गया था या इसको परिरूप दिया गया था। 77 की बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 के लिए घोषित
दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विजेता निम्नलिखित में से कौन थे? हमने ये बताना है कि 2010 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो उसके लिए हमने किसको जो अवार्ड ये जो था वो किसको मिला था? तो ये ऑप्शन है ए बालाचंद्रन, के बालाचंदर। इनको ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो था वो दिया गया था। 78 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं का पता करने के लिए कृषि मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा की है? मतलब कि ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 2011 का 11 नहीं 12 का ये पेपर है, तो ये मतलब उस समय का करंट अफेयर है। तो हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। और बिहार जो है उसने सबसे पहले मतलब कि कृषि मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा की थी। 79 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जनगणना 2011 ये जो है ये जो जनगणना 2011 की है ये आपने जरूर से पढ़ के जानी है, क्योंकि हमारी लास्ट जनगणना मेरे ख्याल से यही है 2011 की ही है। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन टैट में बार बार से पूछे जाते हैं और आगे सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना ये है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कुल लिंग अनुपात जनगणना 2001 में 933 से बढ़कर खालिस्तान तक पहुंच गया था। तो ये आपने बताना है। यहाँ पे हमें हमसे ये पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल लिंग अनुपात था उसमें जो था वो 933 थी 2001 में, तो 2011 में कितनी बढ़कर पहुंच गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 943 पहुंच गई थी। ये पहले थी 933 और 943 पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? ये देखो फ्रेंड्स, अभी आपसे रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पूछ लिया गया था और इस क्वेश्चन में आपसे कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है, मतलब कि उल्टा करके पूछ लिया है। इसलिए मैं कह रही हूं कि आपने सभी नदियों के जो वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, उन सभी को पढ़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यास का जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। ये याद रखना तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, व्यास से विपाशा बनता है, इसलिए हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो इसमें है भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? ये तो मेरा मानना है कि आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। आगे की क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2011 का विजेता कौन है? मतलब कि ये 2011 का क्वेश्चन जो है इस टेट के पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगन नारंग जो थे वो 2011 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विजेता रहे थे। 83 की बात करें तो कांगड़ा जिले में विलिंग के लिए प्रसिद्ध है। विलिंग मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है पैराग्लाइडिंग के लिए। जैसे हम कांगड़ा जिले में बात करें तो जो हम बात भी करते हैं वीड व्हीलिंग की, तो उसके वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध रोई रीच आर्ट गैलरी स्थित है। मतलब कि ये एक गैलरी जो आर्ट गैलरी है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है नागर। रोईरीच आर्ट गैलरी कहाँ है? ये है नागर। आपने सभी आर्ट गैलरीज के बारे में पता करके जाना है, आपने सभी संग्रहालय के बारे में पढ़ के जाना है, आपने ये पढ़ के जाना है कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपने सभी को पढ़ के जाना है, क्योंकि टैट में पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन है वो पी बाई क्यू से आ जाएगा और कौन सा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछ लिया जाएगा। तो आपने जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं आपने उन सभी को पढ़ के जाना है और पी बाई क्यू तो आपने छोड़ने ही नहीं है, उन सभी को आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब ये अभी हमने पढ़ लिया है, तो ये अभी हमारी मेरे ख्याल से
क्वेश्चन नंबर 90 तक बचे हैं। तो 85 की अगर हम बात करें तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ये जो सारे ऑप्शन हैं मतलब कि विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और विकास करना और निपुणता लाना, ये भी ठीक है। बच्चों को कैसे सीखें और वह सीखने में मदद करना कि मतलब इस ऑप्शन का मेरे ख्याल से ये लिखना था कि बच्चों को कैसे सिखाएं और सीखने में उनकी मदद कैसे करें। तो ऑप्शन नंबर सी है सीखने की शैली और व्यक्तिगत अंतरों को समझना। मतलब कि हम सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, तो उसके हिसाब से हमें बच्चों की स्टडी करवानी होगी। तो शिक्षक का उद्देश्य यही होना चाहिए। तो और ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें अगर हम, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 को विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर खोला गया था। मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कहाँ खोला गया था। तो ये जो सबसे ऊंचा जो डाकघर खोला गया था, ये ऑप्शन नंबर सी हिक्किम में, हिक्किम हिक्किम जगह का नाम है, वहां पर ये खोला गया था विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर। और ये भी याद रखना है कि कौन से सन को खोला गया था, 5 नवंबर 1983 को खोला गया था। अगर हम 87 की बात करें तो जब कक्षा में पढ़ाते हुए एक शिक्षक अनजाने में गलत सूचना देता है तब विद्यार्थी उसे ढूंढ निकालते हैं शिक्षक को। मतलब कि अगर शिक्षक ने बच्चे को कुछ गलत सूचना दे दी तो बच्चे जानबूझकर उसका आंसर सही से ढूंढ निकालेंगे और शिक्षक को ये हमसे पूछा गया है कि क्या मतलब करने के लिए शिक्षक को ये करेंगे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी भूल स्वीकार कर उसे सुधार लेना चाहिए। कि अगर बच्चे आपसे बोलते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन जो था ये इसका उत्तर तो ये होना था सर, आपने गलत पढ़ा दिया, तो शिक्षक को आगे से ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है, आप लोग गलत बोल रहे हो। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर्स हैं वो उनको क्या करना चाहिए कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बोल देना चाहिए कि हाँ जी बच्चे इसका सही उत्तर जो है वो यही है, मैंने गलती से आपको ये बता दिया था। मतलब हमें अपनी भूल जो है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो 2012 में ओलंपिक का मेजबान निम्नलिखित में से कौन होगा? ये पूछा गया है, ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, तो होगा इसलिए पूछा गया है कि उस टाइम का ये क्वेश्चन करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहा होगा कि कौन करेगा। तो हम बात करें तो ये था। अब हमसे ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से पूछ लिया जा सकता है कि 2012 में ओलंपिक्स की मेजबानी किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है लंदन। लंदन जो था उसने 2012 में ओलंपिक्स की मेजबानी जो वो की थी, उसको होस्ट किया था। 89 की अगर हम बात करें तो भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी थी? स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों की शीर्ष संस्था, मतलब कि कौन सी ऐसी संस्था थी जो टॉप पर थी उस टाइम में स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए? तो ये थी एनसीईआरटी, जो हम सभी पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। आगे है 90 क्वेश्चन, 90 और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो ये है कक्षा खंड में आपसी बातचीत में एक छात्र और एक प्रश्न उठाता है जिसका आप वहां उस समय उत्तर नहीं दे सकते हो। आपकी प्रतिक्रिया से कैसे होगी? मतलब ये है कि आप उस टाइम पे क्या प्रतिक्रिया देंगे। मान लो कि आपसे एक क्लास में किसी बच्चे ने कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मतलब खुद को टीचर इमेजिन करना है इस टाइम पे। तो मान लो कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो आप उस टाइम पे क्या मतलब रिएक्ट करेंगे? तो ये ऑप्शन हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपनी अयोग्यता स्वीकार कर अगले दिन उत्तर देने का वचन देना। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि नहीं बच्चे, इसका आंसर मेरे को आज तो नहीं आता है, लेकिन कल मैं आपको पक्का इसका आंसर बता दूंगा। मतलब कि हमें ये वचन देना होगा कि हम हाँ बच्चे, हम इसका आंसर आपको कल ढूंढ के पक्का बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मैं जल्दी ही आपके सामने जो हमारा सेक्शन नंबर 4 है सोशल स्टडीज का, उसको लेके हाजिर हो जाऊंगी।
तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय बाय। और फ्रेंड्स ऐसे ही टैट की तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा PYQ पढ़ते रहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे और बहुत मतलब प्यार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।